हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपका चैप्टर 5 है क्लास 6 हिस्ट्री का, एनसीईआरटी का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से जो है क्वेश्चन जो भी बनते हैं, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लाया है आपके लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, और यहाँ से वस्तुनिष्ठ जो भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उसको लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ है? आपको याद होगा तो ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। इसमें कूट का जो है उपयोग करके आप बताएंगे कौन उत्तर वैदिक ग्रंथ है। यहाँ पर ऑप्शन है केवल एक दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच। तो इसका आंसर आप बताएंगे। इसमें जो है आपको उत्तर वैदिक जो है, इसमें उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन है? तो इसमें उत्तर वैदिक ग्रंथ एक को छोड़कर सभी उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और सामवेद, ये सारे के सारे किसमें थे? उत्तर वैदिक। एक सिर्फ जो था वो ऋग्वेद, ये ऋग्वेदिक के काल का है, और ऋग्वेदिक काल से नाम से भी इसको आप जानते हैं। सबसे पुराना वेद भी पूछता है तो कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन हो जाएगा? तो ऋग्वेद। ये याद रखना है। और सारे के सारे जो हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। आपको ये भी याद होगा कि ये ग्रंथ जो थे उत्तर भारत में, खासकर के आपको गंगा यमुना, ये जो उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है, ये खास तौर पे गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वहाँ पर रचा गया था। और पुरोहित के द्वारा जो है रचित इस ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके जो है संपादन की विधियाँ बताई गई है। उनमें जो है समाज के नियमों के बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको हमने डिटेल बताया है। आपको याद अगर होगा तो ये जो है पहले ही चैप्टर जो आप उल्टाते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है। तो चलिए, इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये चारों देखिए कहाँ पर है, तो चारों है एक, ये डी नंबर, 2, 3 और 5। 2, 3, 4 और 5, ये टोटल आपका आंसर ये चारों हो गया। आपको ऋग्वेद क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। सबसे जो है ये जो है ऋग्वेदिक काल से भी नाम से भी इस ऋग्वेद को जो है इसको ऋग्वेदिक काल से भी नाम से भी जाना जाता है। और चारों जो आप वेद देख रहे हैं, यजुर्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, ये चारों जो हैं, ये ग्रंथ जो हैं आपको वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। और ये जो है ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथ हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपको हम डिस्कशन के साथ काम करवा रहे हैं, डिस्कशन के साथ पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा धैर्य लगाकर धैर्य से इसको देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपका जो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक। दूसरा दूसरा आपका है वैदिक काल में प्रायः महिलाओं महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। कथन है, कारण है कि ये सब जो क्वेश्चन है ये आईएएस यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि यूपीएससी जो है आपसे बेसिक समझ क्वेश्चन पूछता है। एक नंबर का जो है डायरेक्ट दे देगा ऐसे नहीं पूछता है, बेसिक आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। उसी का ये क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रायः महिलाओं के शूद्रों के समान माना गया था। कथन एक कथन जो है कारक है कि वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं द्वारा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। नीचे दिए गए कूट में सही कथन हम चयन करेंगे। केवल जो है यहाँ पर एक नंबर है कि 1 और 2 दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ए आर सही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। डी जो है ए गलत है और आर सही है। आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका आंसर याद होगा आपको अगर, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए, ये जो है आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है
और ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो वैदिक काल में जो है प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। क्या था? वैदिक काल में जो है प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान क्या था? माना गया था। औरत होते थे, महिला जो होते थे उनको शूद्रों के समान माना गया था। ठीक। दूसरा, सामान्यतः जो महिलाओं और तथा शूद्रों को वेदों पढ़ने का जो है अधिकार नहीं था। इसमें जो है महिलाओं को, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्या था? नहीं था। इसीलिए जो है आंसर जो है दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण आपको ये जो स्पष्टीकरण है ये स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका है कि वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपका ऑप्शन है पहला कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त, उनका जो है क्षत्रिय और वैश्य जो होते थे इनके दोनों को है जो है अधिकार था क्या? यज्ञ करने का। दूसरा दूसरा ऑप्शन है कि शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा है सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, तीन और ऑप्शन है दो, तीन। तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन सही है। देखिए, आपको याद होगा तो क्षत्रिय और वैश्य थे, इनको यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक। ये सही है। और दूसरा आपका जो है ये सही है कि सभी वर्ण का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर होता था। और उपयुक्त में से ये जो आप देखते हैं बताया गया है कि सही कौन है, तो सभी का किस में था? जन्म, जिस जन्म में आप जन्म लेंगे उसी जन्म के आप व्यक्ति कहलाएंगे। आपको ये जो है अधिकार है। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक और तीन जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? देखिए, वैदिक काल में जो है क्षत्रिय और वैश्य जो थे दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। और अछूत को जो है, अछूत जो था, अछूत की अवधारणा जो है वैदिक काल के बाद में आया है। और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में जो है शिल्पकार और शिकारी और भोजक जो संग्राहक थे तथा सबको जलाने वाले जो होते थे और जो दफनाने वाले लोग होते थे उनको अछूत माना गया है, उनको अछूत माना गया है। तो यहाँ पर दो क्या हो जाएगा? दो आपका अछूत जो है यहाँ पर शूद्र का नाम दिया गया है, ये गलत हो जाएगा इसी के कारण। और वैदिक काल में के अंत में जो है उत्तर वैदिक काल में सभी वर्णों का जो है निर्धारण, जो भी उत्तर वैदिक काल में जो निर्धारण होता था वो किस में? तो जन्म के आधार पर होने लगा था। और इसमें उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो आपको पहले जो ब्राह्मण माता-पिता का संतान होता था वो क्या कहलाता था? वो ब्राह्मण ही कहलाता था। जो संतान माता-पिता जो भी होंगे उनके ब्राह्मण होंगे तो वो फिर ब्राह्मण ही कहलाएगा। क्षत्रिय है तो उसके क्षत्रिय ही वो संतान कहलाएगा। अब हम जो है देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। थोड़ा समय आप दीजिएगा ताकि हम डिटेल से आपको बता सकें। आपको यहाँ से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। थोड़ा समय के साथ हम चल रहे हैं। वैदिक काल के चौथा नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई, सीमित था। दूसरा दूसरा यह है कि उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत उपयुक्त था, बहुत ही था। जो उपयुक्त में आप यहाँ पर रखेंगे कि बहुत ही, ये जो यहाँ पर आएगा, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। आप यहाँ पर जो है उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर सीमांतों में पुरोहितों का प्रभाव जो है सीमित था, ये होगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन आप सही है ये बताएंगे। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो और यहाँ ना तो एक ना ही जो है एक, दो। यहाँ पर आंसर आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसमें सही बोल रहा है तो ये सही आपका हो जाएगा एक और दो दोनों। कैसे? तो आप एक और दो दोनों होगा, इसका जो है थोड़ा डिटेल में आपको बता देते हैं। देखिए, दोनों कथन आपका सही है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। आपने पहले किताब में पढ़ा है कि कई जो है ब्राह्मण इसमें जो है स्वीकार नहीं किए थे, जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण के द्वारा बनाई गई थी। कुछ राजा जो था स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानता था और कुछ लोग जो होते थे जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को नहीं सही मानते थे। क्या थे? नहीं सही मानते थे।
और इसके अतिरिक्त जो है कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच जो है भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग जो होते थे वो अनुष्ठान संपन्न करने के आधार पर सबका जो है अधिकार जो होता उसके आधार पर था। कई लोग जो होते थे, कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी उसमें की है और जो है वहीं उस जो है इस उपमहाद्वीप में वही जो है इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, जैसे कई इलाकों में सामाजिक, आर्थिक और असमानता बहुत ही कम था और यहाँ पर पुरोहितों का जो है प्रभाव भी बहुत सीमित था। यहाँ पर जो सीमित है, ये सीमित यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर प्रभाव जो है उत्तर पूर्वोत्तर में जो है जो है पुरोहित का प्रभाव सीमित था और इसका जो है ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं थी। तो यहाँ पर ये भी सही है। क्यों, कौन-कौन नहीं स्वीकार करता था? तो यहाँ पर आपको हमने डिटेल बताया है, बताइएगा। पहला, कौन नहीं स्वीकार किया? तो राजा। कौन नहीं स्वीकार किया? तो जो लोग भी थे, कुछ लोग थे, वो भी स्वीकार नहीं करते थे और ना ही जन्म के आधार पर जो व्यवस्था थी, वो भी नहीं जो व्यावसायिक लोग होते थे, वो भी स्वीकार नहीं करते थे। तो चलिए, ये क्वेश्चन का डिटेल आपने पढ़ा। अब 5वाँ चलते हैं। 5वां के पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों के कई बस्तियां की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्तियां जो हैं निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थानों पर स्थित है? तो आप बताएंगे कि ये जो है जनपद कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, तीसरा है अतरंजी खेड़ा एटा। आपका कूट है एक, एक दो, दो तीन और एक दो तीन। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आप बताएँगे। आपका आंसर जो है ये तीनों हो जाएगा। कैसे? तो पुराना किला दिल्ली में भी, दूसरा हस्तिनापुर मेरठ में भी और अंतरंजी खेड़ा एटा में भी। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाई की जो है कई बस्तियाँ की खुदाई की। ये कहाँ मिला है? तो ये तीनों जगहों पे मिले हैं। क्या मिले हैं? ये तीनों जगहों पर जो है मिले हैं। देखिए, महायज्ञों को करने वाले जो राजा थे, आगे जन के नाम से जो है राजा थे, आगे जन के राजा होकर जनपदों के राजा माने गए। कौन? तो जो अ, राजा होते थे वो आगे पहले जन, उसके बाद जनपद। आपको पता होगा पहले जन मतलब लोग होते थे, उसके बाद जो है जन के बाद जनपद हुआ। जनपद के जो जब राजा हो गए वही अब जनपद के राजा माने गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जन के बसने की जगह। जनपद का शाब्दिक अर्थ बताएँगे तो क्या होगा? जन के बसने की जगह होती है जनपद। जन मतलब लोग। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। इसमें जो है आपको दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ और मेरठ के जो पास है हस्तिनापुर और एटा के पास जो है अतरंजी खेड़ा, इसमें आपको प्रमुख है। जनपदों के जो हैं लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों ये सारे फसलें जो है उगाते थे और इन पुरा स्थलों में जो है कुछ विशेष प्रकार के आपको बर्तन भी मिलते हैं, जिसे चित्रित घूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। आपने चित्रित घूसर पात्र में देखा था कि यहाँ पर जो है कलाकारी की जाती थी। यहाँ से प्राप्त ये बर्तन जो है घूसर और कुछ लाल रंग के होते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि घूसर किस रंग का था? तो लाल रंग का था। चित्रित घूसर पात्रों पर जो है कई जो चित्रकारी और ख़ास तौर पर जो है सरल रेखाओं वाली ज्यामितीय आकृति के रूप की होती थी। तो आपको हमने ये डिटेल में पूरा बता दिया। आपको ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं से भी पूछ लेगा तो आप बता देंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि पुरातत्वविदों के द्वारा जो है ये क्वेश्चन 5वां नंबर आपका समाप्त होता है। अब हम देखेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें कथन पर। पहला, जहाँ महाजनपदों की जो है कई राजधानियाँ किलेबंद की गई थी। दूसरा, राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था और वेतन का संपूर्ण जो है भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक दो और ना तो एक ना ही दो। आप इसका आंसर बताएंगे। एक जो है थोड़ा सेकंड आप लीजिए और इसका आंसर आप खुद सोचकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप बता दिए होंगे तो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला जो है आपका सही है। इसमें जो है पहला क्या है? महाजनपद जो था, महाजनपद 16 महाजनपदों का नाम आपको याद होगा। इनमें जो है कई राजधानियाँ किलेबंद की गई थी।
देखिए 2500 लगभग 2500 साल जो है वर्ष पहले 2500 वर्ष पहले पूर्व जनपद क्या था अधिक महत्वपूर्ण हो गया था, जिन्हें इन्हें जो है बाद में क्या कहा गया, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और अधिकतर जो महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी, कई राजधानियाँ जो होती थी वो किलेबंद की गई थी। ये किलेबंद जो है आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए जो भी आक्रामक लोग होते थे जो बाहर से आकर हमला करते थे उनसे सुरक्षा के लिए ये की गई किलाबंद थी। ये राजाओं को जो है समृद्धि, वैभव को भी जो किला बंद कर लेता था, वो जो है राजा वैभव होता था, समृद्धशाली होता था, ये भी इसका निशानी था। अब जो है राजा सेना रखने लगा था, सिपाहियों को वेतन जो है वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। क्या था? वेतन देकर उसको पूरा साल जो है रखा जाता था। कुछ जो है भुगतान आहत सिक्कों के रूप में भी होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। कुछ जो है भुगतान आहत सिक्कों के लिए भी होता था, यहाँ पर संपूर्ण है इसीलिए ये गलत हो जाएगा। आपको हमने डिटेल बता दिया, आप आंसर बताएँगे इसमें क्यों कौन सही होगा, तो ये सही होगा केवल एक ये सब जो है सिर्फ़ यहाँ पर संपूर्ण हो गया इसीलिए गलत हो गया, कुछ जो था भुगतान होता था आहत सिक्कों से। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महाजनपद के अब जो है कर प्रणाली कैसी थी? आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कर प्रणाली आप महाजनपद के बारे में बताएँगे। पहला ऑप्शन है कि उपज का 1/3 आपको याद होगा तो आपको हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। 1/3 नहीं था, 1/3 नहीं था, 1/6 था। तो आपका आंसर यहीं पर ये समाप्त होता है। अब 2 ही बचा है, दूसरा जो है अब ये बचा है, हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से पहले ही बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे, कैसे? तो 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहते हैं। दूसरा, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता। उपयुक्त में से कौन-सा कथन आपका सही है? ये बताएँगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से केवल 1, केवल 2, 1-2 ना 1 ना ही 2। तो आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, जो कारीगरों को श्रम के रूप में भुगतान जो है कर का भुगतान करना पड़ता था, ये आपका सही है। महाजनपद में आपको याद अगर होगा तो महाजनपदों के राजा को जो है विशाल किलों और बड़ी सेना के लिए प्रचुर संसाधनों और इनके जो है लिए गए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी और जो है अतः जो है राजा लोगों द्वारा जो है समय-समय पर दिए जाने वाले उपहार जो होता था उस पर निर्भर रहता था और नियमित रूप से वो कर वसूलता था, ठीक? और फसलों पर लगाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कर थे वो फसल का कुल फसल का जो था उपज का 1/6 हिस्सा था, कितना? आपको आंसर हमने पहले ही बताया, 1/6वाँ हिस्सा जो है निर्धारित किया गया था, जिसे जो है भाग कहते हैं। भाग तो ठीक है, लेकिन 1/3 दे दिया इसीलिए गलत हो गया। 1/6 देता तो ये भी सही हो जाता, ठीक? और कारीगर के जो होते थे, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायः क्या करते थे, तो जिसमें जो है बुनकर, लोहार, सुनार ये जो महीने में 1 बार काम करने के लिए राजा के पास आते थे। आपको यहाँ से क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पूरा डिटेल में आपको हमने बता दिया। व्याख्यान के सहित आपका जो है क्वेश्चन हम कर रहे हैं। व्याख्या पूरा हम कर रहे हैं ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे बता दीजिएगा आप। पहला आप यहाँ पर से आप ये भी बता सकते हैं कौन-कौन यहाँ पर जो है महीने में 1 बार आता था। बुनकर, सुनार जो है लोहार। दूसरा, आप बता सकते हैं कि 1/6 हिस्सा जो है यहाँ पर लिया जाता था। तीसरा, आप यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर श्रम लिए जाते थे, राजा जो है विशाल किला का निर्माण करता था, इसके संसाधन जो हैं कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। ये सारे आप बता सकते हैं, जो है महाजनपद के काम को। अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित जो है कथन अभी आपको हमने बताया, अब यहाँ पर आप बताइए। ऑप्शन पहला, कर व्यवस्था पर विचार करने के लिए कहता है, तो कर जो है पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में देना पड़ता था। दूसरा, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तीसरा, आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। उपयुक्त में से अब बताएंगे कौन सही है। कौन आपका इसमें जो है आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर 1-2 है, केवल 1 2-3 है और 1-3 है और 1-2-3 है। तो आंसर आप बताएँगे कौन सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा 1 और 2 जो है सिर्फ़ सही है। यहाँ पर जो है आखेटक और संग्राहक जो थे, वो क्या करते थे?
राजा जो होता था, क्योंकि आखेटक और संग्राहक जो था जंगलों से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देता था, इसलिए जो है यहाँ पर मुक्त नहीं था, जंगल के रूप में जो है कर के रूप में जंगल देता था राजा को। तो यहाँ पर जानवर जो पशुपालक को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना सही है, देना पड़ता था। और व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ये भी सही है। और यहाँ पर पुण्य जो है मुक्त नहीं था, इसको भी कर देना पड़ता था। कर किस रूप में देता था? जो लकड़ी प्राप्त करता था, जो जंगल से प्राप्त वस्तु होती थी, उसको जो है कर के रूप में आखेटक और जो है संग्राहक जो थे वो देते थे राजा को। नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अब जो है 1 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ से डिटेल आप देखेंगे कौशाम्बी कहाँ पर है स्थित। कौशाम्बी आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है मेरठ उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ये जो है प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद में स्थित है। आधुनिक रूप से आप जो इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है, आप याद रखेंगे। जो कौशाम्बी जो है आधुनिक रूप से उत्तर प्रदेश के अब प्रयागराज, जो इलाहाबाद नाम जो है देगा, लेकिन अब इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से, ठीक, आधुनिक रूप में। और यहाँ जो है किले की दीवार के अवशेष अभी मिले हैं और इसके एक भाग का जो है निर्माण जो है संभवतः 25वां साल पहले हुआ है, ठीक। और कौशाम्बी जो है प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। किसकी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जो है इसको आधुनिक रूप से प्रयागराज के नाम से आप जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, हल के फाल जो है अब लोहे के बनने लगे। दूसरा, जो है लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क करने के बजाय जो है धान के पौधे का रोपण शुरू कर दिया था। यहाँ पर आंसर आपको याद होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। तो ये दोनों जो है सही है, दोनों सही है, केवल 1 2 और 1 2 और ना तो 1 ना ही 2, दोनों क्या है? दोनों आपका ये सही है। इसमें जो है हल के फाल जो हैं अब लोहे से बनने लगे थे और इसमें कठोर ज़मीन को लकड़ी के फार की तुलना में आसानी से जो है जोता जा सकता था। इसमें जो है इससे क्या हुई उपज बढ़ गई और लोग जो है पहले छिड़क कर धान की खेती करते थे। अब जो है उसका रोप पर जो है पहले बीज देते हैं, उसके बाद उसको रोपते थे। रोप कर जो है अ, इसका खेती किया जाता था। इसमें जो है कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम जो था, ये काम अधिकतर जो है दासी और भूमिहीन खेतिहर जो मज़दूर होते थे, वो करते थे। आपको जो है आंसर आपको हमने यहाँ पर पूर्ण रूप में डिटेल से बता दिया। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है कि मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, गंगा और सोन नदियों जो है नदी जो है मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। उपयुक्त में से आपको ढूंढना है कि इसमें कौन सा सही है। केवल एक दो, दो तीन और एक दो तीन, ये तीनों जो है ऑप्शन आपका सही है। देखिए कैसे, तो आपको याद होगा कि लगभग 200 साल पहले जो है भीतर मगध के महत्वपूर्ण जनपद बनाए गए। पहला, दूसरा दूसरा ये कि गंगा और सोन नदी जो है मगध से होकर गुजरती है, ये भी याद रखेंगे। तीसरा जो है ये जो है नदी यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण थी। तीसरा हो गया। चौथा, आपको ये याद रखना है कि मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भी घिरा था। क्या था? जंगल से भरा हुआ था। यहाँ से जो है यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ी, घरों के लिए लकड़ी, ये सारे प्राप्त होते थे इसी जंगल से। और इन क्षेत्र में जो है जो है अयस्क के खदानें भी और मजबूत औजार और हथियार बनाने के उपयोगी सामान भी मिलते थे। तो इसलिए आपका ये तीनों जो है ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? तो आपको याद होगा, अगर आप पढ़े हैं तो यह ध्यान आपको पूर्ण रूपेण होगा। बिंबिसार मगध का, परसेनजीत याद रखिएगा इसको अलग से, अजातशत्रु, महापद्म नंद, ये तीनों में से कौन आप बताएंगे, कौन आपका ये चारों में से सही है?
प्रसेनजीत को किसने जीता था, ये याद अगर आपको होगा तो बताएंगे। इसको जो है 3 राजा हुए जो कि कहाँ पे, मगध में। एक बिंबिसार सही है, अजातशत्रु सही है, महापद्मनंद ये भी सही है, तीनों जो है मगध के हुए। लेकिन ये प्रसेनजीत जो था ये था कहाँ का, ये था कौशल का, ये कौशल महाजनपद का राजा था। इसके लिए आपका ये प्रसेनजीत गलत हो जाएगा। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा। आप बताएंगे कौन सा जो है मगध की राजधानी कभी नहीं था। कूट दिया गया है राजगिरी, पाटलिपुत्र और श्रीबस्ती। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे चैप्टर को तो आप यहाँ से आंसर 1 सेकंड में बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे राजगिरी तो सबसे पहले, पाटलिपुत्र उसके बाद, और जो है श्रीबस्ती नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। केवल 3 जो ये राजधानी कभी भी बिहार का जो मगध का नहीं रहा। बिहार की राजधानी में जो है बिहार में जो है मगध की राजधानी में राजगिरी, जो कि आधुनिक अभी राजगीर के नाम से जाना जाता है, ये जो है कई सालों तक मगध की राजधानी रही। बाद में जो है पाटलिपुत्र रहा, जो कि अभी आप पटना के नाम से जानते हैं, इसको राजधानी बनाया जाता है। और श्रीबस्ती जो था वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ये याद रखेंगे, कौशल महाजनपद की राजधानी कौन थी, तो श्रीबस्ती थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। पहला, यहाँ पर पहला है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। दूसरा दूसरा आपको है सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी सेनाओं से भयभीत थी। इसमें कथन आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक दो, ना तो एक ना ही दो। आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा सही है। तो आंसर कौन सा सही है, तो ये दोनों सही है। जो सेना जो है भयभीत हो गया था इनकार कर दिया जाने से, और रथ जो इसका जो सिकंदर का जो सेना था, भारत के पैदल सेना, रथ, हाथी, इन सारी सेनाओं से क्या था, वो भयभीत हो गया था। इसके कारण जो हुआ इधर आने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर आपको ये भी आपको याद दिला दें, थोड़ा डिटेल में हम तो आपको इस प्रकार जो है चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2300 ईस्वी पूर्व जो है 2300 वर्ष पूर्व मेसिडोना डोनिया के जो राजा थे, मेसिडोनिया के राजा वो कौन थे, सिकंदर। वो विश्व विजय करना चाह रहा था। कौन, तो मेसिडोनिया के राजा कौन थे, सिकंदर। कब, तो 2300 वर्ष पूर्व। और यह जो है पूरी तरह सफल ना होने पर भी जो है वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राजाओं को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचता है। कहाँ पे, ब्यास नदी के किनारे। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाही क्या किए, इनकार कर दिया। इससे भयभीत हो गया कि भारत की जो है भारतीय शासकों के पास जो है पैदल सेना ज़्यादा है, हाथी, रथ, बहुत ही बड़ी उसकी सेना है। इसीलिए वो पैदल जाने, वो जो है मगध की सेना की ओर आने से इनकार कर देता है। सिकंदर का जो सेना था कहाँ का था, तो मेसिडोनिया का ये राजा था सिकंदर। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मगध के निकट ही बज्जी राज था। क्या था, मगध के निकट जो है बज्जी था, और इसकी जो है आपको राजधानी पूछ रहा है। बज्जी की राजधानी कौन थी। पहला वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी, चंपा। आपको अगर याद होगा तो इसकी राजधानी क्या थी, तो वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। कहाँ पर, तो वैशाली इसकी राजधानी थी। ये आपको याद होगा। और ये मगध का निकट, अभी आप देखते हैं कि जो पटना है गंगा के इस पार आपको क्या मिलता है, वैशाली मिलता है, जो गंगा के इस पार था। और यहाँ पर जो जिसको यहाँ पर जो जो भी शासन व्यवस्था थी वो संघ के द्वारा चलाई जाती थी, जिसको गण या संघ कहते थे। आपको मथुरा में जो है, यहाँ पर जो मथुरा है, ये जो दिख रहा है मथुरा आपको, मथुरा में सूरसेन महाजनपद की थी। कौशाम्बी में आपने पढ़ा कि पतस्स महाजनपद की थी, और चंपा जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। मथुरा किसका था, तो मथुरा सूरसेन महाजनपद का था। कौशाम्बी किसका था, तो कौशाम्बी जो था वत्स महाजनपद का था। और चंपा जो है ये बिहार का ही भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर पड़ता है। अंग का जो है अंग महाजनपद का ये राजधानी था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा, जो अभी वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपका है कि
गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित अभी ऊपर आपको हमने बताया गण और संघ किसको कहते थे, विचार करिए। तो एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। दूसरा, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, और यहाँ पर है केवल एक, केवल दो, एक, दो, और ना ही एक, ना ही दो। आप बताएंगे इसमें कौन सही है? आपको यहाँ पर जो है अधीन वाला बात है, ये जो है गलत है। ये जो है आपको दूसरा सही है। दोनों बुद्ध और महावीर जो थे, ये दोनों ही संबंधित थे, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो सही हो जाएगा। देखिए, गण शब्द का प्रयोग जो है कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता था, और शब्द का जो है संघ शब्द का तात्पर्य क्या था? संगठन या सभा। अभी आप जानते हैं कि सभा और संगठन संघ के लिए उपयोग किया जाता है। गण या जो संघ में से एक से अधिक शासक होता था। उसमें जो है एक था कौन? तो बज्जी संघ। कौन था? बज्जी संघ, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। और इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, और ये सभी मिलकर क्या करते थे? विभिन्न अनुष्ठान को करते थे। अतः जो है आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये विभिन्न अनुष्ठान भी करते थे, ये सभाओं में बैठकर बहस भी करते थे, बातचीत भी, वार्तालाप, वाद विवाद भी होता था, और फैसले भी लेते थे। और स्त्रियां जो होती थी, स्त्रियां, दास, कर्मकार, इन सभी को जो है इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। इन सभा में स्त्री, दास और कर्मकार जो होता था, ये नहीं लेता था। और महावीर, बुद्ध, ये दोनों जो थे, ये गण और संघ से संबंधित थे। इसीलिए जो है अजातशत्रु ने बस्सकार को भेजा था कि आप जाओ और बुद्ध से चर्चा परिचर्चा करो कि कैसे संघ को हराया जाए, कैसे वैशाली मतलब ये जो संघ है उसको कैसे हराया जाए। तो बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया? बहुत सारे बातों को उन्होंने बताया, और बस्सकार के द्वारा जो है कूटनीति यहाँ पर अपनाई गई थी, और जो है जीता गया था क्षेत्र को। तो अजातशत्रु के द्वारा जो है बस्सकार को भेजा गया था, ये याद होगा आपको। तो ये कौन थे? बुद्ध के द्वारा जो है उपदेश, बुद्ध के द्वारा सुझाया गया बात अजातशत्रु ने माना, और जो है वैशाली के क्षेत्रों को उन्होंने जीता था। तो यहाँ पर आपको याद होगा, और हमने थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की, और इस प्रकार से आपको ये आंसर हो जाएगा कौन? तो बुद्ध और महावीर दोनों ही संघ से संबंधित थे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की? देखिए, तो बता गया आपको मौर्य, गुप्त, कुषाण और सातवाहन। ये आप बताएंगे आंसर कि इसमें किसने अ, जो है विजय प्राप्त की, गण और संघ पर किसने विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन? तो गुप्त ने इस पर विजय प्राप्त की। देखिए, गुप्त जो था वो कई जो ये संघ जो था, ये कई शक्तिशाली राजा इन संघ को जीतना भी चाहते थे। इन संघ को कई शक्तिशाली राजा जीतना चाहते चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद जो है उनका राज्य जो है अब लगभग 1500 साल वर्ष पूर्व जो है चलता रहा। इसके बाद जो है गुप्त शासकों ने क्या किया? गण और संघ पर विजय प्राप्त करता है, और अपने राज्य में इसको मिला लेता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? तो दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय में आपने पढ़ा है कि दीर्घ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। तो इसमें जो है प्रसिद्ध ये बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें आपको बुद्ध के कई व्याख्यान मिलते हैं, और इसमें जो है लगभग 2300 वर्ष पूर्व इसको जो बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय है, इसको लिखा गया है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। आपको हमने एक कहानी अभी सुनाई थी, उसी का ये आप बताएंगे आंसर। बिना क्वेश्चन आंसर देखे हुए आप बता सकते हैं, अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुने होंगे तो। देखिए, अजातशत्रु जो है बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। याद होगा, अभी आपको हमने बताया कि किस मंत्री को भेजा था। तो आपको अभी तुरंत 10 सेकेंड पहले आपको हमने बताया कि अजातशत्रु ने किसको भेजा था? बुद्ध के पास। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम आप बताएंगे क्या था? बता दिए होंगे। अगर आप बता दिए, मन में आ गया होगा, तो हम अब ऑप्शन आपको दिखाते हैं। पहला है सुनीत, चेटक, बस्कार और जीवक। आंसर आपको याद होगा, कौन था? तो बस्कार। कौन था? तो बस्कार। चलिए, आपका जो है ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभी तक आपने देखा, कितना इम्पोर्टेंट है आप नहीं जानते हैं। अगर अगर आप जानते हैं तो आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन उठा कर देखिए,
तो आपको पता लग जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है। क्यों? जो है बहुत ही जो है बेसिक लेवल से आपको यहाँ पर बताया गया 6 में जो चैप्टर है, उससे उठाया गया ये क्वेश्चन आपको समझ के आधारित आपको बनाना है। ना अगर आप रट लेते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ लिए हैं तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए, अब हम 20वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 20वां नंबर है पहला 20वां में है कि आज से 3000 वर्ष पूर्व कुछ लोग जिस प्रक्रिया द्वारा राजा बने, अभी आपको हमने ऊपर बताया भी, किस प्रक्रिया द्वारा राजा बनते थे। तो राजा बनने की जो प्रक्रिया होती थी कैसे बनते थे, अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, उनके साथ जो है सैनिक जाता था और जो है जो सैनिक जो भी वो घोड़ा को जिस राजा जिस राज्य से वो गुजरता था, अगर वो राजा अ, अधीनता स्वीकार करता है, मतलब कि जिस राज्य से वो राजा का घोड़ा जो यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया है, वो गुजर गया, तो उस राज्य के राजा उस राजा का अधीनता स्वीकार करते थे जो यज्ञ करवाता था। ठीक, ये आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए कबीलों के द्वारा चुना जाने वाला बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके प्रेरित उत्तराधिकार द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर समझ गए होंगे, बड़े बड़े यज्ञ करके। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। सेनापति, महामंत्री, सारथी, पुरोहित। कौन होता था? तो सेनापति नहीं बल्कि ये सारथी जो होता था सहचर होता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यज्ञ के अवसर पर राजा की विजय गाथा का गुणगान करता था। कौन गुणगान करता था? तो राजा का सारथी, पुरोहित, मुख्यमंत्री, उपयुक्त में से सभी। आप बताएंगे कि कौन गुणगान करता था। तो राजा का जो सहचर होता था, सारथी जो होता था, वही गुणगान करता था, राजा का सारथी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न में से निम्न लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। किसको वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था? आपको हमने डिटेल में ऊपर क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का जो है बहुत ही डिटेल में आपको हमने बताया है। आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन आप बताएंगे क्या होगा? शूद्र, महिला। एक दो दोनों। तो इसमें दोनों हो जाएगा, दोनों शूद्र और महिला को जो है ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जो वेदों का जो है वर्णन वर्ण व्यवस्था में जो है अधिकार नहीं था वेदों का अध्ययन करने का। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ण का कार्य था। किसका था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण तो पुरोहित होते थे, यहाँ पर जो था व्यापार वैश्य होता था, शूद्र जो है काम करता था, और यह जो है क्षत्रिय था, क्षत्रिय होते थे जो रक्षा करते थे। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस वर्ग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। आपको यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर सबसे श्रेष्ठ कौन था? पुरोहित। कौन? पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण। यहाँ पर कौन हो जाएगा? ब्राह्मण जो था सबसे श्रेष्ठ माना गया था, इसी के द्वारा जो है सब कुछ बनाया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऊपर आपने पढ़ा जनपद का शाब्दिक अर्थ, आप ऑप्शन को बताकर जो है बता सकते हैं। कृषक का स्थान, जन को बसने के जगह, लोगों की पदवी, इनमें से कोई नहीं। क्या था? जन के बसने की जगह जनपद कहलाती थी। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था। फसलों पर लगाया जाने वाला कर, कारीगरों पर कर, व्यापारिक कर, आखेटक पर कर। क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कर जो था वो फसल पर था। 1/6 जो था हिस्सा लिया जाता था फसल का महाजनपद काल में। 27 नंबर हो गया। 28 नंबर काल का हम देखेंगे क्वेश्चन। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि महाजनपदों का उदय आप बताएंगे कब हुआ। आपको ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो महाजनपद 2000 साल, 2500 साल, 3500 साल, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2500 साल पहले जो है महाजनपदों का उदय होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिकारी और खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते थे। तो भेड़ बकरी, जंगल से प्राप्त वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र। तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। तो जंगल से जो प्राप्त वस्तु होती थी, ऊपर आपने ध्यान से अगर कोई भी चीज़ सुना, अगर नहीं भूले होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आप यहाँ पर जो है आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते थे। ये जंगल से जो प्राप्त होते थे, यहाँ पर आपको याद होगा तो बताया गया था एक ऑप्शन में कि वो कर नहीं देते थे। कौन? शिकारी और खाद्य संग्राहक जो होते थे राजा को कर नहीं देते थे। ये इसीलिए वो आंसर गलत हो गया था। लेकिन वो कर देते थे तो क्या देते थे? तो जंगल से प्राप्त वस्तु देते थे।
अब हम 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी बताएंगे कौन सी थी। तो ये पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग और राजगिरी। आंसर क्या हो जाएगा? मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी, उसके बाद पाटलिपुत्र बना था। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरा कौन था? सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन बनकर उभरता है? मगध, कौशल, अवंती, इनमें से कोई नहीं। कौन था? तो मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बनकर उभरता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजातशत्रु एक जो है शक्तिशाली शासक था। अजातशत्रु कहाँ का शक्तिशाली शासक था? अवंती का। आप आंसर देना बिना देखे हुए, ऑप्शन बिना देखे हुए बता सकते हैं आंसर। कौशल का, मगध का, वज्जी का। तो कहाँ का था? तो अजातशत्रु मगध का जो है राजा था। 33 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में स्थित मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? राजगिरी, जो अभी आधुनिक राजगीर है। पाटलिपुत्र, जो आधुनिक अभी रूप से पटना है। वैशाली, इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है। तो पहले क्या था? पहले जो है पहली राजधानी कौन थी? राजगिरी, जो आधुनिक रूप से अभी राजगीर है। 34 नंबर क्वेश्चन है। सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसोडोनिया, मेसिडोनिया, मंगोलिया, फारस, इटली। कहाँ का था? तो मेसिडोनिया। और मिस्र को जीतते हुए वो जो है कहाँ आया? तो यहाँ मगध में आता है। और लड़ने से कौन इनकार करता? उसके सेना। क्यों? क्योंकि पैदल सेना, हाथी, घोड़ा बहुत सारे जो है मगध के सेना के पास थे। आगे है 35 नंबर। राजगिरी के बाद मगध की राजधानी कहाँ बनी? वैशाली, पाटलिपुत्र, गांधार। कहाँ थे? वैशाली के बाद जो है पाटलिपुत्र। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। अब आंसर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिकंदर राजा था कहाँ? मेसोडोनिया का। मेसोडोनिया का राजा कौन था? देखिए यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया भी है, तो आप याद रखेंगे। आपको अगर फंसाने का होगा तो फंसा देगा। याद रखिएगा कौन हो जाएगा? मेसिडोनिया का राजा था। ईरान का भी नहीं, वियतनाम का भी नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? मगध, अवध, वज्जी। ये बज्जी है। ये जो है बज्जी है। क्या है? बज्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बज्जी। बज्जी तो जो था वो वैशाली की राजधानी थी। बज्जी संघ की राजधानी। देखिए फिर से क्वेश्चन। वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरी। कहाँ? तो वैशाली। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो वज्जी संघ का वर्णन किस निकाय में मिलता है? वज्जी संघ का वर्णन आप बताएंगे कहाँ पर मिलता है? वज्जी संघ का वर्णन कहाँ पर मिलता है? महा जो है ये जो है महाजन निकाय, लघु निकाय, दीर्घ निकाय। कहाँ पे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ निकाय में इसका जो है वर्णन वज्जी का मिलता है। आपका 34 नंबर सॉरी आपका है ये 40 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? आप बताएंगे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब करता है? तो 2300 साल पहले। 2300 साल पहले जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। आपको ये जो है कैसा 40 क्वेश्चन लगा आप बताएंगे। यहाँ से जो है बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने उसको देखा। यहाँ पर जो है आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने डिटेल से चर्चा परिचर्चा की। वाद विवाद आप कर सकते हैं, जो है इसका जो है डिस्कशन आप कर सकते हैं। डिस्कशन ही मान के चलिए आपके द्वारा हमने किया। आप बताएंगे कैसा लगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो और अगले एमसीक्यू के साथ जो चैप्टर आपका छठा होगा क्लास 6 हिस्ट्री का। बहुत बहुत धन्यवाद।